किसी का भाई साहब। अरे यार ये बताइए करंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, और v का फॉर्मूला भी क्या निकला? v का फॉर्मूला क्या निकला अभी? Z स्क्वायर सारा सोच चुका हूं। Z e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। अब सॉरी का चल रहा स्क्वायर, ठीक है ना? z का स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। 2 चौक 8 z लिखा हुआ है। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये ध्यान रखिए। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये होता है ना? अभी हम लोग सिर्फ एक एटम की बात करने, तो बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है ना? तो q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -e। अब ये -n क्यों आया वही बताऊंगा, ठीक है? और इसको मैं इसका चार्ज क्या मानूंगा? Ze, पहले बताया है। Ze मानते हैं। डिवाइड में क्या आया मेरे पास भाई? अरे Z मतलब उस एटम का एटॉमिक नंबर, और ये मतलब तो फिर यस। और मैंने आपने पहले ही पढ़ा होगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं तो Q1 और Q2 ये आपके विद साइन आते हैं। हां, अगर आपने पढ़ा होगा। इसलिए मैंने यहाँ माइनस समझ में आया ना, माइनस क्यों आया? क्योंकि Q1 और Q2 से होते विद साइन। -k Z e स्क्वायर। r का फॉर्मूला क्या है बताओ? अभी बताया। n स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर क्या है? स्क्वायर नहीं है एप्सिलॉन नॉट का। दूसरा का एप्सिलॉन नॉट है। हाँ। आगे पाई m z t स्क्वायर। चल ठीक है, मुझे बता दो, ठीक है? हद होती है यार। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से। तो -k Z e स्क्वायर अरे ये कहाँ जाएगा? ऊपर सबसे ऊपर। नहीं, उसका इनटू हो जाएगा साइड में। सबसे ऊपर ही है। सबसे ऊपर जाएगा ये। अरे उससे इनटू कर दो। हां बस क्या मिला। थोड़ा सी प्रॉपर कर दो। सही करा मैंने? यस। हाँ ऐसा नहीं? हाँ बहन पता नहीं। हां सही है। बहन साहब सही तो कर रहा है। पक्का? हाँ चलो बोलिए। देख के बहन सही कह रहा है। Z into Z क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर ओ E स्क्वायर into E स्क्वायर क्या हो जाएगा? और m as it is और pi as it is। ये ठीक है ना? अगर मैं टोटल, ये हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ बेसिकली, तो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। आएगा समझ में? यहाँ तक बिल्कुल गलत कुछ नहीं है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये n था ना हमारा। अच्छा k का मतलब क्या होता है? 1/4 का एप्सिलॉन नॉट डालेंगे यहाँ पर। वो वीडियो चल रही है, पीछे मत बोल। ठीक है, इस तरीके से। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा हमारा? कैंसल। ऊपर क्या बचेगा? फोर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी।
फटाफट लो। अच्छा, टोटल एनर्जी जो हमारे पास होती है ये क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4 डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। काइनेटिक का फॉर्मूला बताओ। mz स्क्वायर e4 अपॉन 8m स्क्वायर h स्क्वायर e नॉट का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 8m स्क्वायर h स्क्वायर e नॉट स्क्वायर। भाई 4 और 8 का एलसीएम 480 आएगा ना? आ गया। ये 10 हो जाएगा, नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको से डिवाइड करेंगे 4 टू द 8 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सेम आएगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, दो में से एक क्या? एक। अच्छा, हमें m की वैल्यू पता होती है, हमें e की वैल्यू पता होती है, n नहीं पता, h पता होता है, e पता होता है। जब सारी वैल्यू डालते हैं तो फॉर्मूला निकल कर आता है -13.6 into z square by n square. This is the formula of total energy of an electron revolving in any state. और ये एनर्जी निकल के आना ना, ये एनर्जी निकल के आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें निकलती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान सुनो, इस टोटल एनर्जी के आगे साइन कौन सा है? माइनस। एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस क्यों होती है? आइए समझो। क्यों होती है? हाँ, बता दो। वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से बाउंडेड है। क्या है हमारे पास? बाउंडेड। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रोवाइड। तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, कि अपने आप निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से क्या है? बाउंडेड। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है उस एटम से या उस न्यूक्लियस से, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसलिए आपको, क्योंकि हम सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साइन आ जाता है नेगेटिव। कैसा हो जाता है? क्लियर हुआ? तो दौड़ ले जाता है। चुप हो। ध्यान से एक फॉर्मूला को समझ रहा है क्या हो गया? क्यों असली पागल नहीं है? इन्होंने को यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वो होता है माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना? ओके, एनी प्रॉब्लम? ध्यान सुनिए बात। आपको ग्राउंड स्टेट का मतलब पता होगा? ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 2 है। कितनी है? 2। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या की वैल्यू हो जाएगी? 3। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? फटाफट लिखो, लिख लिया? आगे देखिए। अच्छा, आपने क्लास 11th में लाइमन बाल्मर सीरीज पढ़ी होगी, दोबारा पढ़ लेते हैं। इक्वल टू क्या है हमारे पास? इनफिनिटी। ठीक है? अगर कोई लाइन कहीं से भी आ रही है और गिर रही है 1 पे, कहाँ गिर रही है? 1 पे। कहीं से भी आए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कहाँ गिर रही है? 1 पे। ये मेन है। इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लाइमन सीरीज। लेमन नहीं बेटा, लाइमन। हाँ, लाइमन। और अगर कोई लाइन कहीं से भी आ रही है और गिर रही है 2 पे, क्या बोलते हैं इसको? बलमर नहीं होता, बालमर। याद तो है, सही बात है। पहले तो आती है। और अगर कोई सीरीज कहीं से भी आ रही है 3 पर, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी?
पास्ट टेंस क्या हो जाएगी बेटा? पास्ट। ठीक है ना? लाइमन बाल्मर पास्ट टेंस। ऐसे देखो लाइमन बाल्मर पास्ट टेंस होता है, पी फंड होता है, ब्रैकेट फिर पी फंड होता है। ठीक है ना? ये वाली क्या कहलाती है हमारी? लाइमन, ये वाली बाल्मर, ये वाली पास्ट टेंस, ये ब्रैकेट, ये पी फंड। इसके बाद फिर हंगरी वगैरह जाते हैं, वो मैं नहीं पढ़ना। ठीक है ना? लाइमन बाल्मर पास्ट टेंस ब्रैकेट और पी फंड। क्लियर है? फटाफट लिखो इसको फटाफट। इसको लिख लो, न्यूमेरिकल यूज करेंगे हम लोग। n इक्वल टू 1, किसमें n इक्वल टू, सुन लो बर्बाद में, n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जो आपने पहले पढ़ा भी हो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? -13.6 n इक्वल टू 1 में। और n इक्वल टू 2 में हो जाती है 3.4, कितनी हो जाती है? n इक्वल टू 3 में हो जाती है -0.85, n इक्वल टू 4 में हो जाती है -0.54, n इक्वल टू 5 में हो जाती है इस तरीके से -0.38। ठीक है? -1.5। वैसे पता है ये लोग, हम लोग ये निकाल भी सकते हैं, जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, n इक्वल टू 1 नॉर्मली इस तरीके से -0.5। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, यूज करेंगे फटाफट। तो ये किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ में, फिफ्थ में। n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है ना? अगर आपको किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर और n पता कर लो, आप एनर्जी निकाल लो। -13.6 × z² - इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? -12। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया, -13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फॉर्मूला और होता है -2.18 × 10⁻⁻18 z² / n²। ये एनर्जी होती है जूल में। इसमें होती है, तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहे जूल में, आप दोनों फॉर्मूले सोचो। ले लो, अब ध्यान से नहीं बात सुन लो। ये मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना? और ये इलेक्ट्रॉन चला गया n इक्वल टू 2 में। कहां चला गया? n इक्वल टू 2 में। जब मार के यहां पर आ गया। तो मैंने आपको बोर सेटअप मॉडल में बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना स्टेट छोड़ता है तो उसको कुछ एनर्जी एमिट करनी पड़ती है। करनी पड़ती है एमिट। तो जब ये यहां से यहां पर आएगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, उस रेडिएशन की भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, जिसको मैं hc/λ बोल सकता हूं। और ये उतनी एनर्जी होगी, ध्यान सुनिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है, किसी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है, तो कुछ एनर्जी निकालेगा। तो जो जितनी एनर्जी निकल रही होगी ना, वो बराबर होगी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। समझेंगे ध्यान से? इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां पर था? 1 में, फाइनली कहां गया? n इक्वल टू 2 में। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? 1 - E2 - E1 है ना? और ये ही बराबर होगी इस एनर्जी के। समझे मेरी बात को? मतलब कितनी एनर्जी निकल रही है वो बराबर होगी कौन सी स्टेट। जरूरी नहीं है 1 2 यू 3 4। समझ रहे मेरी बात? क्लियर हुआ? अब हमने जो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसकी कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स? फटाफट लेते हैं आप। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा किसका है? बोहर का है। ठीक है ना? तो पहला इसका ड्रॉबैक ये है, बेसिकली ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, इट स्टैंड्स ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मतलब या तो ये मेडल सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बताता है या हाइड्रोजन के जैसे। हाइड्रोजन के जैसे का मतलब क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर 1 बनता है। क्या बनता है? जैसे एक तो हाइड्रोजन हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। बट मैं ये सिर्फ ये हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया,
बट बोर का एटॉमिक मॉडल अप्लाई होगा He प्लस के इसके ऊपर, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तुम समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो Li प्लस प्लस मतलब क्या फिर 2 प्लस। तुम समझ रहे, 2 चले गए। हाँ। तो पहली ड्रॉबैक क्या है कि या तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बताएगा या हाइड्रोजन के जैसे एटम, किसी और के बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। दूसरी बेसिकली इसकी ये है, मतलब ये हमें सिर्फ उनके बारे में बता सकता है जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सिंगल। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में नहीं बता सकता, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में ये हमको नहीं बता सकता। क्लियर हुआ? तीसरा हमारा बेसिकली ये है, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है बेसिकली ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वायलेट करता है। वायलेट्स का आप ही को फोन मिलेगा देखिए। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को क्या करता है ये वायलेट, है ना। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, अभी जो हमने निकाला बोहर के मॉडल से हमने रेडियस निकाला, वेलोसिटी भी निकाली, मतलब एक ही पॉइंट पर हमने रेडियस भी निकाल लिया और वेलोसिटी। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये करता है वायलेट। क्या करता है? नहीं समझ पा अभी हमने रेडियस निकाला ना, रेडियस फॉर्मूला, वेलोसिटी निकाली ना, हम क्या कर रहे हैं, रेडियस वेलोसिटी एक ही टाइम में निकाल रहे हैं। और हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि आप एक ही पॉइंट पर रेडियस पोजीशन को और वेलोसिटी को नहीं बता सकते, बट ये बता रहा है। तो समझ रहे? गलत है, मतलब कहने का मतलब कि it violates the Heisenberg uncertainty principle। क्लियर हुआ? अगला हमारा ये बेसिकली ये हमारे जीमैन एक इफेक्ट होता है, जीमैन एंड स्टार, इन दोनों इफेक्ट को समझा नहीं पाता है। अब ये क्या होती है आगे पढ़ेंगे, आपको सिर्फ क्या समझना है कि बोहर की क्या क्या गलतियां थी। पहली गलती ये थी, जो बहुत बड़ी गलती है, कि सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर ही क्या है ये एप्लीकेबल है, किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में नहीं बता सकता। तीसरा क्या है बेसिकली कि ये वेव नेचर क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है। चौथा क्या है बेसिकली, हाइजेनबर्ग कर रहा है ये वायलेट, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम में। अब गेटिंग में हमने भी दो इफेक्ट देखे, एक हमारा जीमैन है और एक हमारा क्या है स्टार। जीमैन इफेक्ट का मतलब होता है बेसिकली कि स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। और स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसे हम बोलते हैं स्टार। Is that clear? ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे इसको कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं। जीमैन का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होना, स्प्लिट होना, जीमैन इफेक्ट। और स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या कहलाता है, स्टार। ओके, अगला पहला हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। एक हमारी है एक्साइटिंग एनर्जी, सबसे पहला हमें पढ़ना है एक्साइटिंग एनर्जी। एक्साइटिंग का मतलब क्या होगा, एक्साइट करना, तुम्हें ग्राउंड से उठाकर कहीं और भी ले जाना, तुम समझ रहे हो ना। एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, आपको आपकी नॉर्मल स्टेट से हटा देना। सेम गोज विद एक्साइटिंग एनर्जी। एक्साइटिंग एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट to any of the excited state, it is called the exciting energy। मतलब आपको उसकी नॉर्मल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट से आपको उसको हटाना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग एनर्जी। एक हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है हमारा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एटम को उठाकर हम लोग बेसिकली कि या मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो बेसिकली वो n इक्वल टू 1 में रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवॉल्व। उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से
या फिर हम बात बोले n इक्वल टू 1 से हम लेके जा रहे हैं सीधा n इक्वल टू इंफिनिटी में कहाँ लेके जा रहे हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू नॉक आउट ऑफ द एटम इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन आएगा समझ में? मतलब आप उसको n इक्वल टू 1 से कहाँ लेके जा रहे हो? n इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज सिंपल द आयोनाइजेशन नॉक आउट of the completely of the ठीक है ना? अब जरूरी नहीं कि आपका आइटम n इक्वल टू 1 में ही हो, 2 में भी हो, 3 में हो, 4 में, कहीं भी हो, आप उसको उस स्टेट से उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? इंफिनिटी में। वो हमारा क्या होता है? आयोनाइजेशन। आयोनाइज कर देना। क्या कर देना? आपने क्लास 11 चैप्टर 2 में ऐसे क्वेश्चन किए हो केमिस्ट्री में कि उसको हम लोग आयोनाइज कर रहे हैं। आयोनाइज का मतलब होता है उसको इन्फिनिटी में जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? इन्फिनिटी। ओके, लिखो फटाफट।